हाय एवरीवन, मैं श्रेया द्विवेदी और आज मैं आपको बताऊंगी कि यूपीएससी 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। यूपीएससी ऑनलाइन फॉर्म में डॉक्यूमेंट सही से रेडी होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग हुआ तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सब एक्सप्लेन करेंगे। चलिए देखते हैं। ये यूपीएससी का कैलेंडर है। हर साल यूपीएससी कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा उसका एक कैलेंडर जारी करता है। तो ये वही कैलेंडर है। इसमें आप देखेंगे डेट ऑफ नोटिफिकेशन दी गई है 14 जनवरी और लास्ट डेट दी गई है 3 फरवरी के बीच में ही आपको फॉर्म को फिल करना होगा, भरना होगा। इसी टाइम पे 14 जनवरी से लेके 3 फरवरी तक के बीच का समय आपको दिया जाएगा। 3 फरवरी शाम 6 बजे फॉर्म भरना बंद हो जाएगा, तो इसीलिए ये मत सोचिएगा कि 3 फरवरी को रात में हम फॉर्म भर देंगे। ऐसा नहीं है, सिर्फ शाम के 6 बजे तक का समय आपको दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 14 जनवरी 2026 और लास्ट डेट है 3 फरवरी 2026 शाम के 6 बजे तक। नो ऑफलाइन एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड। किसी भी तरीके का ऑफलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्टेड नहीं होगा। कैंडिडेट मस्ट नॉट सबमिट द मल्टीपल एप्लीकेशन। फाइनल जो एप्लीकेशन होगा आपका फॉर्म वही एक्सेप्टेड होगा। ठीक है। इफ इशू अराइज ड्यूरिंग द एप्लीकेशन कैंडिडेट शुड कॉन्टैक्ट द यूपीएससी हेल्प डेस्क ईमेल और फ़ोन नंबर। अगर किसी भी तरीके का यूपीएससी फॉर्म भरने में आपको परेशानी दिक्कत जाती है तो आप यूपीएससी की हेल्प डेस्क पे जाके ईमेल पे या फिर फ़ोन नंबर पे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है। कन्फर्मेशन ऑफ सक्सेसफुल सबमिशन इज़ प्रोवाइडेड विया ईमेल और ऑन स्क्रीन नोटिफिकेशन। आपको जब आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा उसका कन्फर्मेशन आपको मिलेगा, आपकी ईमेल पे आएगा नोटिफिकेशन या फिर आपकी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर देयर फाइनल ईयर डिग्री कैन अप्लाई बट मस्ट सबमिट देयर डिग्री प्रूफ बिफोर द इंटरव्यू। जो कैंडिडेट फाइनल ईयर में है वो भी इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको इंटरव्यू के पहले अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट जमा करनी होगी, प्रूफ देना होगा। इसीलिए जो स्टूडेंट्स टाइम लिमिट को देख के चलिए कि आपकी मार्कशीट उस टाइम पे अवेलेबल होगी कि नहीं। एप्लीकेशन फॉर्म को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसको आप देख सकते हैं। पहला पार्ट OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। इसमें है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो, साइन अपलोड करना होता है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, पेरेंटल इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन और अचीवमेंट, प्राइजेज, मेडल्स आपको उसके बारे में भी जानकारी देनी होती है। ये पार्ट 1 है। देखो, OTR के लिए आप वेट मत कीजिए, 14 जनवरी आएगी तभी फॉर्म भरेंगे ऐसा मत सोचिए। OTR जो होता है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, आप आज भी इसको भर सकते हैं। तो ये आप करके रखो। इससे क्या होगा ना, आप बाद में आपका टाइम बचेगा। आपका फिर पार्ट 2 में एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, तो जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा 14 जनवरी के लिए आप इसको फिर सबमिट कर सकते हो। तो अभी से इसको फिल करके रखो। ठीक है। अब देखते हैं पार्ट 2 क्या बात करता है। तो पार्ट 2 में इंक्लूड पार्ट 1 OTR डिटेल्स, अदर OTR इन्फॉर्मेशन फॉर वेरिफिकेशन, स्पेसिफिक डिटेल फॉर CSM मेन सेंटर लैंग्वेज फॉर GS पेपर एंड ऑप्शनल लैंग्वेज पेपर। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें जो OTR वाला आपने जो पहले भरा, OTR जो आपने पहले पार्ट में फिल किया है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पार्ट 2 में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और स्पेसिफिक डिटेल्स बतानी होगी। मुख्य परीक्षा के लिए, मेंस एग्जामिनेशन के लिए मेंस का सेंटर क्या प्रेफरेंस है आपकी, ये बताना होगा। लैंग्वेज क्या चूज़ करना चाहते हैं अपने पेपर के लिए, इंग्लिश, हिंदी या फिर कोई और। ऑप्शनल क्या देना चाहते हैं वो बताना होगा, और लैंग्वेज पेपर में किस लैंग्वेज का चयन करना चाहते हैं ये चीज़ आपको बतानी होगी। पार्ट 2 में है। उसके बाद मुख्य परीक्षा मेंस एग्ज़ाम को जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे वे पार्ट 3 के लिए डेफ में उसका फॉर्म भरेंगे। ठीक है। जैसा कि आपको भी पता है कि डेफ का मतलब होता है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा के बारे में कुछ डिटेल्स मांगते हैं और वो उसके साथ साथ सोशल इकोनॉमिक क्वेश्चनरीज से जुड़ी हुई कुछ और इन्फॉर्मेशन होती है जिसको आपको भरना होगा। फिर हम देखते हैं पार्ट 4 होता है, जिसमें फ़ीस, फ़ोटो, साइन, सेंटर का सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें आती हैं। फीस भी आपको पता है कि कुछ कैंडिडेट्स को देनी होती है और कुछ को नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये पार्ट 4 है। तो पार्ट 1 वन टाइम रजिस्ट्रेशन को पहले हम डिटेल में समझते हैं। जो स्टूडेंट पहली बार एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चाहिए होता है।
OTR एक ऐसा सिस्टम है जहां कैंडिडेट यूपीएससी पोर्टल पर एक बार रजिस्टर करते हैं और उसी प्रोफाइल का इस्तेमाल भविष्य के एप्लीकेशन के लिए भी करते हैं। रजिस्ट्रेशन रिक्वायर एन एक्टिव ईमेल आईडी। क्या क्या चाहिए होता है? एक एक्टिव ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पर्सनल डिटेल, और जो करंट में मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं एक्टिव हो वही डालना है आपको। पर्सनल डिटेल्स मांगे जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो, सिग्नेचर और आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में क्या क्या होता है, क्या क्या आता है ये बताऊंगी मैं आपको। उसके बाद OTR इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड रिमेन वैलिड इंडेफिनिटली। OTR को भरने के लिए कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। OTR भरते समय बहुत सावधानी रखनी है आपको, क्योंकि OTR को वन टाइम रजिस्ट्रेशन वो केवल एक बार ही एडिट होगा। देखो, आपने अगर OTR में जो इन्फॉर्मेशन डाली है और आप भूल गए हो तो आपको फॉरगेट पासवर्ड और यूज़र आईडी का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आपको काफ़ी सुविधा भी मिलेगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है वन टाइम रजिस्ट्रेशन की। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को, फिलिंग पर्सनल डिटेल। देखिए, पर्सनल डिटेल्स में क्या चीज़ें भरनी है आपको। नाम बिल्कुल वैसा ही डालना है जैसे आपने 10th की मार्कशीट में आपके जो लिखा हुआ है वही नाम लिखना है। कई लोग अपना नाम चेंज कर देते हैं, जैसे किसी का नाम राम गुप्ता 10th की मार्कशीट में है, बाद में उसने चेंज करा के राम कुमार गुप्ता अपना नाम रख लिया, राम कुमार गुप्ता। तो जो आपकी 10th की मार्कशीट में है वही आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरना है। ठीक है, नाम और पते वाले फील्ड में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, इनमें से कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं करना है आपको, इसकी इजाज़त नहीं है। जिन उम्मीदवारों ने 10वीं क्लास पास करने के बाद अपना नाम बदला है उन्हें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो लगाने पड़ेंगे, जैसे गज़ट नोटिफिकेशन, एफिडेविट वगैरह देने होंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि नाम बिल्कुल वैसा ही आपको डालना है जैसा आपकी 10th की मार्कशीट में, 10वीं क्लास की मार्कशीट में लिखा हुआ है, वही नाम आपको लिखना है। कैटेगरी का चुनाव जनरल, SC, ST, OBC, EWS सबमिट करने के बाद बदला नहीं जा सकता है, इसीलिए पहले ही इस चीज़ को ध्यान में रखें। बहुत ही ध्यान से भरना है आपको OTR। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन। देखिए, जनरल कैटेगरी वालों के लिए मिनिमम एज दी गई है 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज है 32 ईयर्स। मतलब अगर कम से कम आपकी आयु 21 वर्ष है तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। यूपीएससी ने एक डेट दी गई है, देखिए यहाँ पे 1 अगस्त 2026। आप गूगल कैलकुलेटर में जाइए और कैलकुलेट कर लीजिए कि इस डेट में आपकी आयु जो है वो कितनी होगी, तो आपकी उम्र क्या है इससे पता चल जाएगा। अगर ये नहीं करना चाहते तो सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है, क्या बोला गया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 2 अगस्त 1994 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए आपका। 1 अगस्त 2005 के बाद आपका जन्म ना हुआ हो, इस बात को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो जो OBC कैटेगरी में नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको जो मैक्सिमम एज होगी वो 35 ईयर्स तक रहेगी। जनरल वालों की 32 ईयर्स है, OBC वालों की 35 ईयर है, SC ST वालों की 37 ईयर है, PWBD की बात करें 42 ईयर्स है। OBC वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है, SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और इनके अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स रहेंगे। OBC कैटेगरी की बात करें तो 9 अटेम्प्ट्स रहेंगे। PWBD की बात करें अगर तो उनकी जो मैक्सिमम एज है वो 42 ईयर्स है, 10 ईयर का उनको रिलैक्सेशन मिलता है, 9 अटेम्प्ट्स रहते हैं अनलिमिटेड फॉर SC एंड ST। ठीक है, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, JNK का डोमिसाइल है तो आपकी कैटेगरी अकॉर्डिंग आपको एडिशनल रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन साफ बोला गया है कि वैलिड प्रूफ इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्लेमिंग एज और अटेम्प्टिंग रिलैक्सेशन। प्रमाण देना होगा आपको, एक वैलिड प्रूफ देना पड़ेगा। कैटेगरी एंड रिजर्वेशन रूल की बात करते हैं हम, तो देखिए OBC रिजर्वेशन की अगर बात करें, ओनली OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन। ठीक है, इनकम लिमिट की बात करें तो आपकी 8 लाख से कम आय होनी चाहिए। इधर पे कृषि की इनकम की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। अब OBC का एक सर्टिफिकेट भी होता है, वो आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए, इसके पहले का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, इसके बाद का ही माना जाएगा वैलिड। और 3 फरवरी 2026 से पहले का होना चाहिए। 3 फरवरी को शाम को 6 बजे एप्लीकेशन फॉर्म भरना बंद हो जाएंगे, इसीलिए उसके पहले का होना चाहिए। अब बात करें 2023-2022 का अगर बना हुआ है आपका OBC का सर्टिफिकेट तो वो इनवैलिड कहलाता है। ठीक है, वो वैलिड नहीं कहलाएगा, जो डेट बताई गई है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, अदरवाइज़ आपको जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा अगर आपने टाइमली सर्टिफिकेट जमा नहीं किया तो। नेक्स्ट है
कैटेगरी एंड रिजर्वेशन रूल EWS रिजर्वेशन। EWS के लिए क्या बोला गया है कि इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी 1 अप्रैल 2025 के बाद और 3 फरवरी 2026 के बीच में बना होना चाहिए। अगर आप EWS का सर्टिफिकेट नहीं दे पाए तो आपको जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। अब बात करते हैं PWBD रिजर्वेशन के बारे में। यूपीएससी प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर कैंडिडेट विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। फिर जो दिव्यांग श्रेणी के कैंडिडेट हैं इनके अंदर आते हैं, जैसे ब्लाइंडनेस, डीफनेस, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, एसिड अटैक विक्टिम्स। ऐसे कैंडिडेट को PWBD रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। बस आपको वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। इन कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा पेपर में, जो कि यूपीएससी रूल्स के अकॉर्डिंग जितना भी है उतना दिया जाएगा। अब बात करेंगे रिजर्वेशन रिलैक्सेशन बेनिफिट फॉर SC, ST, OBC, EWS, PWBD, एक्स सर्विसमैन। बोला गया है कि अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी के रिजर्वेशन के लिए क्लेम कर रहे हो तो उसका एक फॉर्मेट होता है, आपको पता है ना। उस फॉर्मेट में ही आपको अप्लाई करके सर्टिफिकेट या सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स 3 फरवरी 2026 को शाम 6 बजे से पहले जमा करना है। आगे देखते हैं फ़ी पेमेंट और डिटेल्स के बारे में। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये है जनरल कैटेगरी, OBC और EWS वालों के लिए। इसके अलावा SC, ST, PWBD और फीमेल कैंडिडेट को फ़ीस नहीं देनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब देखिए, आपने जो एक बार फ़ीस भर दी है वो नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं दी जाएगी। आप ऐसा बोलें कि हमें ये अटैम्प्ट नहीं देना है, हम अगला अटैम्प्ट देंगे, या फिर नहीं देना चाहते हैं तो हमारी जो फ़ीस है वो हमें वापस कर दी जाए, तो ऐसा नहीं है। तो वापस नहीं मिलेगी आपको फ़ीस, ये नॉन रिफंडेबल है। अब बात करते हैं फ़ी पेमेंट मोड की। तो ऑनलाइन पेमेंट भी आप कर सकते हैं, वैसे अधिकतर ऑनलाइन पेमेंट ही होता है। ऑफलाइन SBI बैंक चालान से भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड ID रिक्वायरमेंट के बारे में। द फोटोग्राफ मस्ट बी रिसेंट, नॉट ओल्डर देन 10 डेज फ्रॉम एप्लीकेशन स्टार्ट डेट। बोला गया है, यूपीएससी ने बोला है कि 14 जनवरी को नोटिफिकेशन आएगा। आपकी फ़ोटो 10 दिन से पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, उस फोटो में नेम और डेट होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरा बोला है द फेस मस्ट ऑक्यूपाई द 3/4 ऑफ द फोटो स्पेस। आपका चेहरा जो फोटो है पासपोर्ट साइज़ की उसमें दिखना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड लाइट और प्लेन होना चाहिए। साथ ही साथ अपलोडेड इमेज मस्ट मैच अपीयरेंस थ्रू आउट द एग्जामिनेशन प्रोसेस। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आपने पिक्चर में बाल छोटे रखे हुए हैं, बाद में आप एग्ज़ाम देने गए प्रीलिम्स का और आपने अपना बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें रख ली और फिर आप गए, तो ऐसा नहीं करना है। पूरे एग्ज़ाम प्रोसेस में थोड़ा लुक अपना जो है वो सेम रखना है। और इसके बाद बोला गया है कि कैंडिडेट मस्ट कैरी द सेम ID प्रूफ। आपको अपने साथ में ये पूरी एग्जामिनेशन प्रोसेस पे एक जो ID प्रूफ है आपका, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासवर्ड जो भी है जो आपने लगाया है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में, उसको अपने साथ में रखना है, ठीक है। सारे स्टेजेस में एग्ज़ाम के ID प्रूफ के तौर पे क्या क्या चीज़ें लगती हैं, जैसा यहाँ पे दिया गया है। आधार कार्ड, ये ज़्यादा प्रेफरेंस में रहता है लोगों के। ड्राइवरी लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फ़ोटो ID इशूड बाय सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, वोटर ID, स्कूल ID कार्ड, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अधिकतर आधार कार्ड ही ID प्रूफ में प्रेफरेंस लिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब देखते हैं नेक्स्ट, रिलैक्सेशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट। पहले क्या होता था, सिर्फ वही कैंडिडेट एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर सकते थे, मेंस एग्ज़ाम के लिए, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी हो। लेकिन नाउ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन अपीयर फॉर मेंस विदाउट सबमिटिंग प्रूफ ऑफ ग्रेजुएशन एट द मेंस स्टेज। लेकिन अब फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मेंस में बैठ सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन रिक्वायर होगा मेंस के एग्ज़ाम के बाद में। मतलब पहले आपको मेंस के एग्ज़ाम के पहले ही अपना ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है फाइनल ईयर की देनी पड़ती थी, प्रूफ के तौर पे जमा करनी पड़ती थी। लेकिन अब आप अगर फाइनल ईयर में हो तो आप मेंस का एग्ज़ाम तक जा सकते हो, आप प्रीलिम्स और मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन आपकी मार्कशीट इंटरव्यू के पहले ही आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट सबमिट करनी पड़ेगी। मेंस के बाद आपको अपनी मार्कशीट फाइनल ईयर की सबमिट करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से आप टाइम देख सकते हैं कि आपकी मार्कशीट उस टाइम तक मिल जाएगी और कि नहीं, तो आप एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर सकते हैं 2026 के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि अगर आपका फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं होगी तो इंटरव्यू के टाइम पे आप भले ही प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हों, लेकिन उसकी मान्यता नहीं होगी, ओके। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो फ्रेंड्स,
ये था यूपीएससी 2026 फॉर्म के लिए कंप्लीट डॉक्यूमेंट लिस्ट। अगर आप ये सब रेडी रखेंगे तो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस बिल्कुल स्मूथली हो जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करें और यूपीएससी टिप्स के लिए फॉलो करें चैनल को। ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन 2026। थैंक यू।